पीएन जंक्शन डायोड, ये हमारे पास एक पीएन जंक्शन है, एक तरफ पी एक तरफ है। इसके दोनों तरफ हम छोटी छोटी ये एक मेटल का कंडक्टर लगा देते हैं जिसमें से करंट फ्लो हो सकती है, और यहां से एक एक तार ऐसे निकालते हैं। ये जो चीज है दिस इज नोन एज डायोड, और ये डायोड के फॉर्म में आपको मार्केट में मिलता है पीएन जंक्शन। ओके, इसका जो सिंबल हमने बनाया हुआ है वो इस तरह का है। इसको यूज करके हम जो पहला एप्लीकेशन पढ़ेंगे दैट एप्लीकेशन विल बी ए रेक्टिफायर। रेक्टिफायर ठीक करने वाला, ऐसी कौन सी चीज खराब होती है जिसको ये रेक्टिफायर ठीक करता है? तो आंसर है अल्टरनेटिंग करंट में हमको एक प्रॉब्लम मिलता है। अल्टरनेटिंग करंट का प्रॉब्लम ऐसा होता है कि उसमें करंट आधे साइकिल तक एक डायरेक्शन में जाती है और फिर हाफ साइकिल में दूसरी डायरेक्शन में जाती है। अगर हम इसके बीच में इलेक्ट्रोलिसिस करना चाहें, केमिस्ट्री में आपने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है, अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करना चाहते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर क्लोराइड का, अगर सिल्वर क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो सिल्वर कौन से इलेक्ट्रोड में जाएगा? सिल्वर पॉजिटिव आयन है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड में जाके डिपॉजिट होंगे, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ओके, अब अगर हमने यहां पर दो इलेक्ट्रोड ऐसे लगाए हुए हैं और इसको हमने डाला सिल्वर नाइट्रेट में और करंट फ्लो कराई, ये नेगेटिव है, तो जब शुरू का एसी का हाफ साइकिल होता है तो ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, एजी इधर जाएगा। आधे साइकिल के बाद ये बन जाता है प्लस और ये बनता है माइनस, तो एजी इसको छोड़ के इसकी तरफ जाता है, फिर आधे साइकिल के बाद इसको छोड़ के इधर जाता है, फिर आधे साइकिल के बाद इसको छोड़ के इधर जाता है। 10 मिनट बाद हम देखते हैं ना इसमें सिल्वर इकट्ठा हुआ ना इसमें इकट्ठा। तो हम क्या कहेंगे कि ये करंट स्टेडी करंट नहीं है, एजी को एक ही तरफ नहीं ले जाती है, दोनों तरफ ले जाती है। ये केमिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रिसिटी की जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें एसी के कारण हमको ये प्रॉब्लम होता है। अब ये काम हम यहां पर बाल्बों में करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमको नेगेटिव में हमेशा क्या चाहिए? एल्यूमिनियम, और हमेशा करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जानी चाहिए तभी एल्यूमिनियम उसमें डिपॉजिट होगा। अगर उसके इलेक्ट्रोड ही हम बदलते रहेंगे तो एल्यूमिनियम ना इधर इकट्ठा होगा ना उधर इकट्ठा होगा। तो इसके लिए हमको किस चीज की जरूरत है? तो आंसर है इसके लिए हमको स्टेडी करंट की जरूरत है जो एक ही डायरेक्शन में चलती है। इसी तरह से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए आजकल हमारी हर चीज में एक बैटरी होती है। सेल फोन है तो उसमें बैटरी है, लैपटॉप है तो उसमें बैटरी है, जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं सब में बैटरी होती है। बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। फिर जब हम उसको चार्ज करना चाहते हैं तो हम उसमें एक रिवर्स करंट फ्लो कराते हैं जो कि माइनस से एंटर करेगी और प्लस से निकलेगी, और अंदर में एक केमिकल रिएक्शन कराती चली जाएगी। अगर वो केमिकल रिएक्शन आधा साइकिल में एक तरफ कराएगी और बाकी आधा साइकिल में दूसरी तरफ कराएगी तो नेट रिएक्शन फिर जीरो हो जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि वो कंटिन्यूअस एक तरफ रिएक्शन कराती चली जाए, तो हमको डीसी की जरूरत है। इस तरह से केमिकल इफेक्ट जितने भी होते हैं वहां हमको डीसी की जरूरत पड़ती है जो एक डायरेक्शन में चले और स्टेडी करंट चले। यूनि डायरेक्शनल करंट चाहिए। और एसी कैसी होती है? इट इज नॉट ए यूनि डायरेक्शनल, इट इज बाई डायरेक्शनल। एक बार ऐसे जाएगी और एक बार ऐसे जाएगी, लेकिन फिर भी हम एसी यूज करते हैं। क्यों एसी यूज करते हैं? उसके मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने की प्रॉपर्टी के कारण, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने की प्रॉपर्टी के कारण हम उसकी वोल्टेज बड़े अच्छे से चेंज कर सकते हैं ट्रांसफार्मर को यूज करके, इसलिए हम एसी यूज करते हैं। लेकिन जब हमको केमिकल इंडस्ट्री में जरूरत पड़ती है तो हम कहते हैं कि ये डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक सप्लाई है। इस डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक सप्लाई के कारण हमारा इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा, बैटरी चार्ज नहीं होगी, मोबाइल चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें डिफेक्ट है। क्या डिफेक्ट है?
दोनों तरफ जाती है। तो हम बोलते हैं ठीक है, इस डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर दो। रेक्टिफाई कर देते हैं तो ये एक ही तरफ जाएगी, दूसरी तरफ जाना बंद कर देंगे, दूसरी तरफ नहीं जाएगी। तो ठीक है, रेक्टिफाई करेंगे, फिर वो हमारे काम आ जाएगी। तो वो जो डिवाइस हम लगाते हैं जो कि इसको एक तरफ जाने देती है और दूसरी तरफ नहीं जाने देती, उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर ने किस डिफेक्ट को रेक्टिफाई किया? जो एसी बाई डायरेक्शनल होती है, दोनों डायरेक्शन में जाने वाली, उसको वो सिर्फ किधर अलाउ करता है? एक ही डायरेक्शन में जाना अलाउ करता है, दूसरी डायरेक्शन में जाना अलाउ नहीं करता। तो वो यूनिडायरेक्शनल बन जाती है। करंट तो वो है ही है। तो यूनिडायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट करना यानी डीसी में कन्वर्ट करना, इस डिवाइस को हम क्या कहेंगे? रेक्टिफायर। तो इसके लिए नोट करिए, रेक्टिफायर इज द डिवाइस विच कन्वर्ट एसी टू डीसी। कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। ओके, किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से बनता है? तो रेक्टिफायर आजकल बड़े अच्छे और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आते हैं। हम सिर्फ उसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि किस तरह से इसका बेसिक प्रिंसिपल है, जिसको और आगे एडवांस किया गया है। तो रेक्टिफायर दो तरह के हमने स्टडी करने हैं। वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड वन इज फुल वेव रेक्टिफायर। तो पहले लेते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में हम सिर्फ एक डायोड लगाएंगे। ये हमने एक डायोड लगाया और यहां पर एसी करंट लगा दी। ये इसका सर्किट बनाया और यहां पर हमने अपने मोबाइल का चार्जर लगा दिया। मोबाइल के चार्जर को लगाया, ये पॉइंट पी क्यू। हम चाहते हैं करंट हमेशा कैसी जाए? पी से क्यू, क्यू से पी करंट बन जाए। अगर हम यहां पर एसी लगाते हैं, ये यहां एसी लगाते हैं, तो जब ये प्लस बनेगा तो एसी इसमें से जाएगी, प्लस से माइनस। कौन सा बायस है? फॉरवर्ड बायस। लेकिन जब ये प्लस बन जाएगा, ये बी है और ये ए है, जब बी प्लस बनेगा तो करंट कैसी जाएगी? बी से ए, और इसकी बायसिंग उल्टी पड़ जाएगी तो ये उसको नहीं जाने देगी। तो उसने करंट को किधर से किधर जाने दिया? ए डी पी क्यू पी, और इस तरफ नहीं जाने दिया। तो जब हम यहां रिजल्ट देखते हैं तो हमको क्या देखते हैं, क्या दिखता है कि जब भी करंट जाती है किधर से किधर जाती है? पी से क्यू। कभी भी करंट क्यू से पी नहीं जाती, तो यूनिडायरेक्शनल हो गई। हमेशा किधर से किधर जाएगी? पी से क्यू की तरफ जाएगी। तो ये होता है, बन गया ये। अब इस पी और क्यू पर, ए और बी पर जो हमने सप्लाई दी है, उस सप्लाई का डायग्राम ऐसा है। प्लस माइनस, इसकी वोल्टेज प्लस होती है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। करंट एक डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में। लेकिन ये इनपुट है। जब हम इसका आउटपुट देखते हैं, आउटपुट, इनपुट हम कहां दे रहे हैं? ए बी में। आउटपुट हमको कहां मिलता है? पी क्यू में। पी क्यू में जो आउटपुट मिलता है उसमें पहली बार जब ए से बी करंट जाती है तो हम देखते हैं ये करंट ऐसे गई, जैसा इधर गई वैसे बी से क्यू में गई। लेकिन जब बी से ए करंट यहां फ्लो हो रही है तो हम क्या देखते हैं कि इसमें करंट गई ही नहीं, इसने अलाउ नहीं किया। तो इस टाइम से लेके इस टाइम तक जब सोर्स ने उल्टी करंट दी तो इसने कोई करंट नहीं बनाई। ये ऐसा ग्राफ जीरो। उसके बाद इस टाइम के बाद फिर से इसने करंट बनाई और यहां से यहां तक फिर इसकी करंट जीरो, फिर इसने करंट बनाई और फिर इस यहां से यहां के टाइम तक करंट जीरो। लेकिन नेगेटिव करंट नहीं, करंट सिर्फ कैसी है? पॉजिटिव। तो ये करंट रेक्टिफाई हो गई क्योंकि यूनिडायरेक्शनल हो गई।
यूनिडायरेक्शनल। ये हो गई। अब इसमें एक छोटा सा एडिशन और है। इस करंट की, इस वोल्टेज की, इस पावर की वोल्टेज कितनी? तो आंसर है ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, वो तो वही की वही आ गई। ठीक है, इसका ये मतलब है कि अगर हमने AC 220 वोल्ट की लगाई तो हमको ये जो डायरेक्ट करंट मिल रही है यूनिडायरेक्शनल, इसकी वोल्टेज भी कितनी मिलेगी? 220। पर हमको तो नहीं चाहिए 220, हमको अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए 6 वोल्ट चाहिए। 6 वोल्ट यूनिडायरेक्शनल करंट चाहिए और ये देगा कितना? 220। तो हम काम नहीं कर पाएंगे। कैसे करेंगे? 220 वोल्ट डीसी को 6 वोल्ट डीसी कैसे बनाएंगे? तो आंसर है नहीं बना सकते। यही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए तो हम एसी यूज करते हैं, डीसी नहीं यूज करते, क्योंकि हम डीसी की वोल्टेज नहीं बदल पाते। तो फिर क्या तरीका है, क्या इलाज है इसका? तो इसका इलाज है कि हमको ये तो मालूम है कि यही वोल्टेज यहां चली आ रही है, तो इससे पहले कि हम ये रेक्टिफिकेशन करें, उस एसी की वोल्टेज को ही पहले 6 वोल्ट कर लेते हैं। उसके बाद डीसी बनाएंगे तो डीसी कितने वोल्ट की बनेगी? 6 वोल्ट की बनेगी। इसका ये मतलब है, अच्छा एसी की वोल्टेज चेंज करना बड़ा आसान है, एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि इस सर्किट के पहले एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं और वहां से इसको सप्लाई देंगे, यहां से नहीं देते इसको। ये है ट्रांसफार्मर का आउटपुट कॉइल, ये, और इधर ट्रांसफार्मर का इनपुट कॉइल। अब यहां पर हमने बड़े आराम से हमारे घर में जो वोल्टेज आती है वो दी 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, कोई भी वोल्ट दी। इसके नंबर ऑफ टर्न्स इस तरह से एडजस्ट कर दिए कि अगर हमको मोबाइल चार्जर करना है तो ये 6 वोल्ट देगा, अगर हमको कंप्यूटर चार्ज करना है 13 वोल्ट देगा, 32 वोल्ट वाला कोई टीवी चलाना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है 32 वोल्ट देगा। हमारी इच्छा है हम जो इसका टर्म, इसकी जो भी रेशियो रख देंगे उतने वोल्ट की हमको एसी मिलेगी, फिर उस एसी को हम डीसी कन्वर्ट करेंगे तो उतने वोल्ट की हमको डीसी मिलेगी। इस तरह से हम डीसी की वोल्टेज को कन्वर्ट करते हैं। तो पहला स्टेप, ये जो हमारा रेक्टिफायर बना उसमें पहला पार्ट कौन सा रहेगा? तो आंसर है पहला पार्ट है ट्रांसफार्मर रहेगा। ये ट्रांसफार्मर हमको क्या करके देगा? वोल्टेज को करेक्ट करके देगा जितनी वोल्टेज हमको चाहिए। उसके बाद ये डायोड वाला पार्ट क्या करेगा? उसकी एक डायरेक्शन को काट देगा और इसको क्या बना देगा? यूनिडायरेक्शनल बना देगा। अब ये पूरा मिला के क्या बना? रेक्टिफायर। और इसका नाम क्या है? अब इसमें देखिए, ये वाली जो एनर्जी है एबी में, ये जो एनर्जी है कोई यूज नहीं हुआ। हाफ वेव की एनर्जी हम यूज कर रहे हैं और हाफ वेव की वेस्ट जा रही है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? हाफ वेव रेक्टिफायर। ये समझ आ गया? सो दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर। ये उसका प्रिंसिपल है। तो रेक्टिफिकेशन का प्रिंसिपल बेसिक समझने के लिए हमने इसको बनाया। बड़ा सिंपल, रेक्टिफायर मींस डायोड। रेक्टिफायर मींस डायोड। डायोड क्या करेगा? एक डायरेक्शन में करंट को जाने देगा और उल्टी डायरेक्शन में नहीं जाने देगा, अपने आप एसी रेक्टिफाई होगा। ठीक है? सो दिस इज रेक्टिफायर। अब इसमें हम चाहते हैं कि जो नीचे वाला पोर्शन था जिसको हम यूज नहीं कर सक रहे थे उसको भी यूज करें। तो हमको अपने सर्किट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है और सर्किट में मॉडिफिकेशन करके हम नीचे वाला ये जो पोर्शन है इसको भी यूज करते हैं। अब वो वाला रेक्टिफायर जो बनेगा उसने पूरी वेव की एनर्जी यूज की, इसलिए उसका नाम हो जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। अब देखिए फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बनेगा। तो एक चीज हमको समझ में आती है कि किसी भी रेक्टिफायर में पहले तो हमको एक ट्रांसफार्मर लगाना ही है, क्योंकि बाद में हम वोल्टेज के साथ कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हमने एक ट्रांसफार्मर लगा दिया इसमें, ये ट्रांसफार्मर की कोर। ये जो ट्रांसफार्मर लगाया, इस तरफ हम इसका इनपुट देते हैं
जो हमारी हाउस होल्ड एसी सप्लाई होती है, और इधर से हम इसका आउटपुट लेते हैं। ये जो हम बनाएंगे फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें आउटपुट के लिए हम ये 2 जगह से सप्लाई लेने की बजाय 3 जगह से लेते हैं। 2 सर्किट हम बनाना चाहते हैं तो एक कॉमन पॉइंट लेते हैं, एक मिडिल पॉइंट लेते हैं। ये जितनी लंबी तार हमने ऐसी लपेटी है, उसका जो सेंटर होगा, उस सेंटर से यहां से एक तार और खींच लेंगे। इसमें से हम करंट को लेना देना कर सकते हैं, यहां से करंट को हम ले सकते हैं, और ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है टैपिंग। जैसे हमारे घर के सामने से एक तार जा रही है और हमको करंट चाहिए, तो ऐसा हुक करते हैं, करंट ले लेते हैं। ठीक है, नहीं करते? ओके, ठीक है, आपने देखा है कि करते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो उसको इलेक्ट्रिकल की भाषा में टैपिंग कहते हैं। कि एक नल बह रहा है, पानी बह रहा है, उसमें नल लगा दो, नल लगाओगे पानी आना शुरू हो जाएगा, दैट इज टैपिंग। तो यहां से हम इसको टैपिंग करते हैं, और ये सेंटर पॉइंट होता है सी। ये है ए, ये है बी, और ये है सेंटर पॉइंट सी। ओके, इसमें हम 2 डायोड यूज करते हैं। D1, D2। ये सेंटर से और इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, और ये जो इनका जोड़ वाला पॉइंट है, लेट्स कॉल इट P, और ये वाला पॉइंट Q। हम चाहें तो PQ को बाहर भी ले जा सकते हैं, और नहीं तो हम इसी को मान लेते हैं कि यहां पर हम अपना लोड लगा देते हैं, मोबाइल का चार्जर यहां लगा देते हैं, या जिस चीज को भी चार्ज करना है उसको यहां लगा देंगे। ओके, ये हमारा सर्किट बन गया। अब इस सर्किट में AB is output of transformer, C is central tap। देखिए, जब A पॉजिटिव होगा तो B कैसा होगा? नेगेटिव। C की वोल्टेज उस समय कैसी रहेगी? आंसर है A से कम, B से ज्यादा। जब B पॉजिटिव होगा उस समय A कैसा होगा? नेगेटिव। AC का नेचर है। उस समय C की वोल्टेज कैसी रहेगी? B से कम और A से ज्यादा, सेंट्रल। ओके, तो C is central tap. The circuit is connected like this using 2 diodes. अब हम देखते हैं, इसमें हमने AC सप्लाई की, ये AC सप्लाई की, ये प्लस और ये माइनस। फर्स्ट हाफ साइकिल में AC पॉजिटिव है। इन फर्स्ट हाफ साइकिल A is positive, B is negative। A पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, करंट किधर से किधर जाना चाहेगी? करंट का साइकिल बताइए। यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, और यहां से फिर यहां। साइकिल पूरा करना आना चाहिए आपको। अगर करंट ऐसे चलती है तो क्या चल सकती है? तो आंसर है कि यहां से यहां जाएगी। ये जाने देगा? नहीं जाने देगा। क्यों नहीं जाने देगा? ये P है और ये N है, और करंट ये प्लस से ऐसे जा रही है, तो ये कौन सी बाइसिंग हुई? फॉरवर्ड की रिवर्स? फॉरवर्ड, इसलिए ये जा रही है। ओके, ये करंट ऐसे आई। अब ये करंट यहां से ऐसे जाती है, ये प्लस यहां से चला और ये ऐसे आया। ये बाइसिंग कौन सी हो गई? रिवर्स, क्योंकि माइनस इसमें टच हुआ और प्लस इधर आया, तो प्लस N की तरफ आ गया और माइनस B की तरफ आ गया। ये रिवर्स बायस है। तो D1 फॉरवर्ड बायस, अलाउ करंट, अलाउ।
D2 रिवर्स बायस, डू नॉट अलाउ। अब बात यह है कि करंट किसी भी सर्किट में, किसी भी लूप में तभी फ्लो होती है अगर पूरे लूप में फ्लो होती है, आधे में नहीं हो सकती। सब के सबको ऐसा इकट्ठा घूमना है, ये नहीं हो सकता कि ये 3 घूमे और ये नहीं घूमे, तो फिर ये कैसा, ये टूट जाएगा बीच में, ये इधर जाके रुक जाएंगे, तो करंट फ्लो नहीं होगी। अब अगर इसने रोक दिया तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो क्या होता है कि यहां से जो चार्जेस आते हैं वो दूसरा लो पोटेंशियल पॉइंट ढूंढते हैं, इसमें तो ये आने नहीं दे रहा है, तो इनको लो पोटेंशियल पॉइंट कौन सा मिलता है, सी, जो कि ए से कम है। तो इधर से जो चार्ज जाएंगे वो कहां आएंगे, सी पे आ जाएंगे, और यहां से ऐसा गया, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, लूप कंप्लीट। इस तरह से वो अपना लूप कंप्लीट करते हैं। इसका करंट का रास्ता क्या बनेगा, तो करंट फ्लो इन द पाथ, करंट फ्लो कहां होता है, करंट फ्लो ए से D1, D1 से P, P से Q और Q से C और C से फिर A, D1 P Q C A, राइट। अब इसमें आप देखिए P और Q, इसमें करंट P से Q गई है या Q से P गई, यस, P से Q। तो हायर पोटेंशियल पर कौन रहेगा, P, लोअर पोटेंशियल पर Q, ये करंट फ्लो हुई। अच्छा, अब इसके बाद ये फर्स्ट हाफ साइकिल, उसके बाद सेकेंड हाफ साइकिल स्टार्ट हुआ। इन सेकेंड हाफ साइकिल, सेकेंड हाफ साइकिल में B कैसा बन गया है, पॉजिटिव, A कैसा बना है, नेगेटिव। B पॉजिटिव है और A नेगेटिव है। अगर B पॉजिटिव है और A नेगेटिव है तो यहां से करंट स्टार्ट होगी, तो D2 अब कैसा हो गया, फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि प्लस P से जुड़ा हुआ है। तो D2 इज इन फॉरवर्ड बायस, in forward bias, and D1 reverse, D1 reverse bias, ओके। अगर D1 रिवर्स बायस में है तो ये करंट को जाना अलाउ नहीं करेगा, तो करंट को मजबूरन कहां से जाना पड़ेगा, ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहां से करंट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, सी में आएगी और यहां वापस आएगी, ये रास्ता क्लियर। तो करंट ऐसे फ्लो होगी, करंट फ्लो इन पाथ B, D2, P, Q, C एंड B, ये साइकिल कंप्लीट हो गया। अब बताइए P और Q में पहले करंट किस में गई, इसको देख के पहले कहां गई, P, और P से चार्ज कहां गया, तो डायरेक्शन ऑफ करंट किधर से किधर है, P से Q, जहां हमने मोबाइल लगाया, जहां हमने चार्जर लगाया, पहले हाफ में करंट किधर फ्लो हुई थी, P से Q, दूसरे हाफ में भी किधर फ्लो हुई, P से Q। कभी भी करंट Q से P नहीं जा रही है, फिर से ये आ गया, फिर P से Q, फिर P से Q। तो हमको करंट कैसे मिलती है, तो हमको जो आउटपुट मिलता है वो आउटपुट मिलता है यहां पर PQ के बीच, ये हमने कहां दिया, AB के बीच। तो PQ के बीच ये पॉजिटिव करंट ऐसी मिली, फिर P से Q, फिर P से Q, फिर P से Q, बढ़ती है कम हो जाती, बढ़ती है कम हो जाती, लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलती, ये करंट आपको मिलती है। अब इस करंट में ये पूरी करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनि डायरेक्शन। अब इसमें देखिए, जब इसकी करंट टुवर्ड्स राइट है तो ये भी टुवर्ड्स राइट है, लेकिन जब ये टुवर्ड्स लेफ्ट है तो भी ये टुवर्ड्स राइट है। इस तरह से इसको भी हमने यूज किया, इसको भी यूज किया, इसको भी यूज किया, इसको भी यूज किया।
तो पूरी एनर्जी हमने यूज की, फुल वेव की एनर्जी यूज की, इसलिए ये रेक्टिफायर कौन सा कहलाता है? फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर आप देखेंगे बुक में आपको और भी एक दो सर्किट्स मिलेंगे। 4 डायोड वाले सर्किट ज्यादा पॉपुलर हैं। 4 डायोड वाले सर्किट में हमको सेंट्रल टैपिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो ज्यादा पॉपुलर है। पर हम लोग यहाँ पर डायोड के मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग डायोड का प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली प्रिंसिपल समझाने के लिए ये काफी है कि डायोड दूसरी डायरेक्शन को, उल्टी डायरेक्शन को अलाउ नहीं करता है, एक ही डायरेक्शन को अलाउ करता है। इसलिए एसी का जो डिफेक्ट है वो रेक्टिफाई हो जाता है, दो डायरेक्शन वाला, और वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। सो दिस इज रेक्टिफिकेशन। इस रेक्टिफिकेशन में ये जो करंट हमको मिलती है, ये वाली करंट भी हमको ज्यादा पसंद नहीं आती। क्यों पसंद नहीं आती है? डायरेक्शन तो एक ही है, लेकिन करंट को देखिए 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5, जबकि सेल से जो डीसी निकलती है वो कैसी रहेगी? 4 एम्पियर 4 4 4 4 4, न कम न ज्यादा, एक जैसी रहती है, वो स्टेडी रहती है। ये स्टडी नहीं है, यूनिडायरेक्शनल है। तो जब यूनिडायरेक्शनल है लेकिन स्टडी नहीं है, तो ये कैसे दिखती है? जैसे पानी में लहरें उठती हैं, रिपल्स उठती हैं। सो दिस इज नोन एज रिपल्ड करंट। रिपल्ड। तो ये डीसी है, लेकिन कैसी डीसी है? रिपल्ड डीसी है। इसमें ये रिपल्स हैं, और इन रिपल्स को अगर हम स्मूथ कर सके तो ये बन जाएगी स्मूथ और स्टडी डीसी। ठीक है, तो इसको किस तरह से रिपल्स को करेक्ट करना है, इसको फिर हम अगली क्लास में करेंगे। अभी टाइम हो गया। रेक्टिफायर के 2 पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं। पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एसी सप्लाई है, उस एसी सप्लाई को एक ट्रांसफार्मर से ले जाते हैं, और इस ट्रांसफार्मर से जो हमको वोल्टेज चाहिए उतनी वोल्टेज में इसको कन्वर्ट कर लें। दिस इज पार्ट 1, रिक्वायर्ड वोल्टेज एसी में। तो यहां पर हमको एसी की रिक्वायर्ड वोल्टेज मिलती है लाइक दिस। इसके बाद यहां पर हम इसको इस तरह से फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं, और यहां से ये इनको बाहर निकाल लेते हैं। ओके, इनको जब दोनों को बाहर निकालते हैं तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, और करंट हमेशा P से Q की तरफ जाती है। ये है P और ये है Q। कहीं भी हम रेजिस्टेंस लगाएंगे तो करंट किधर से किधर जाएगी? P से Q, फर्स्ट हाफ में भी, सेकंड हाफ में भी। तो हमने क्या देखा था कि P से Q को हम पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं और Q से P को नेगेटिव डायरेक्शन मानते हैं, तो करंट हमेशा पॉजिटिव में फ्लो होती है, लेकिन वेरिएशन बना रहता है। जैसे करंट 0 होगी, फिर P से Q 5 पहुंचेगी, फिर थोड़ी देर में 0 पहुंच जाएगी, उसके बाद फिर से P से Q ही आ रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर से 5 हो जाती है, फिर 0 हो जाती है, ये वाला पोर्शन, फिर ये वाला पोर्शन, फिर 5 से 0, फिर ये वाला पोर्शन, फिर 5 से 0, 5 से 0। ये करंट हमको मिली। हमेशा इसकी डायरेक्शन कैसी है? P से Q। सो दिस इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल करंट। तो एक डायरेक्शन की करंट मिल गई, पर इसमें वेव्स हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जो 0 5 0 5 0 5 0 5 है, ये मत हो, लगातार हमको 5 मिले या लगातार 4.5 मिले, ऐसा कुछ मिले। तो उसके लिए जो हमने एक काम करना है, हम इसमें एक छोटा सा सर्किट और लगाते हैं, उसको हम कहते हैं फिल्टर। तो अभी हम स्टडी करेंगे कि ये फिल्टर क्या होता है। फिल्टर के लिए देखिए, ये यहां का जो आउटपुट आ रहा है, ऐसा आउटपुट वोल्टेज टाइम,
यहां इन दोनों तार के बीच में हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं C, और इसके पैरेलल में एक हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं R। इस तरह से CR सर्किट, मेनली C इंपॉर्टेंट है, ये R तो जो हम डिवाइस लगाएंगे चार्ज करने के लिए उसका R भी ये काम करेगा, या हम यहां पर एक एक्सटर्नल R लगा सकते हैं। ओके, यह लगाने के बाद में फिर हम यहां से आउटपुट लेते हैं। ये जो आउटपुट हमको मिलता है ये कैसा मिलेगा, इसको देखिए। यहां P से करंट को कहां जाना है, Q जाना है, ये हमने हटा दिया। करंट को P से Q तक जाना है, P से Q तक जाना है, P से Q तक जाना है, P से Q तक जाना है। तो जहां से रास्ता मिलेगा वहां से जाएगी, इधर का रास्ता नहीं है तो ये करंट ऐसे जाएगी, ये हमारे चार्जर में से गई और Q में आ गई। तो चार्जर में करंट ऐसे फ्लो होती है P से Q की तरफ, लेकिन 050505। तो करंट का टारगेट आप समझ रहे हैं, P से कहां जाना है, उसको Q तक जाना है, इसमें वापस जाएगा। अब ये एक रास्ता दिखता है, ये भी एक रास्ता है, अगर जा सके तो बताइए कैपेसिटर कैसी करंट अलाउ करता है और कैसी करंट नहीं अलाउ करता है। AC को अलाउ करता है और DC को नहीं अलाउ करता। ठीक, ये करंट देखिए 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर वोल्ट करंट नहीं बदली, तो 5555 ये DC करंट है। फिर से 5050505050 ये कैसा नेचर है, AC नेचर है। तो ये जो हमको आउटपुट मिलता है इसमें दो नेचर इंक्लूड है। थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करिए। आपने वेक्टर में एक चीज पढ़ी है, कंपोनेंट। कंपोनेंट शब्द को मैं स्ट्रेस कर रहा हूं, कंपोनेंट क्या होते हैं, यहां से हम उस कोने तक ऐसा गए तो हम x की तरफ गए कि नहीं गए, y की तरफ गए कि नहीं गए, पर न तो हम इधर गए हैं न उधर गए हैं, हम तो इधर गए। तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो मोशन हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसमें एक x कंपोनेंट भी है और एक y कंपोनेंट। तो किसी एक चीज के एक से ज्यादा इफेक्ट जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसके कंपोनेंट। ये वाली जो करंट बनी है इसका एक कंपोनेंट, अब सुनिए, कंपोनेंट 55555 करंट, कौन सी करंट है ये, DC। 505050 AC। तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक AC और एक DC। अच्छा, कैपेसिटर किसको जाने देता है, AC को जाने देता है। तो ये क्या करता है, AC करंट को इधर ऐसे जाने देगा। AC कहां जाएगी, AC ये P से ऐसा आई, यहां गई और Q गई, क्योंकि इसका टारगेट ही कहां जाने का है, Q। तो ये P से Q ऐसे चलेगी। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया, चलेगी। कौन नहीं जा पाएगा, DC नहीं जा पाएगी। DC में क्या है, 55555। तो यहां पर जो करंट पहुंचेगी, M और N के बीच में जो करंट यहां से जाके ऐसे जाएगी, उस करंट का मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा हमको, हमेशा 55555। तो ये करंट कैसे पहुंच गई, कैसी करंट बन गई, ये DC बन गई। तो यहां पर जो हमको करंट मिलती है वो करंट ऐसे मिलती है, और ये वाला जो पोर्शन था वो पोर्शन खत्म हो गया। तो ये, इसको हम कहते हैं एनवलप करंट। एनवलप क्यों, इसके ऊपर अगर आप एक लिफाफा पहना दीजिए, एनवलप पहना दीजिए, तो वो एनवलप ऐसा बनेगा इस तरह से। तो ये हमको यहां से आउटपुट मिलता है, MN आउटपुट। इसको हम कहते हैं कि हमने ये वाले यहां से जो सप्लाई जा रही थी, इस सप्लाई के पास दो कंपोनेंट थे। जैसे हम चाय पीते हैं, उस चाय में लिक्विड भी होता है और चाय की पत्ती भी होती है।
हम चाय को पीना चाहते हैं और पत्ती को अलग कर देना चाहते हैं, तो हम बीच में क्या लगाते हैं? फिल्टर। वो फिल्टर किसको निकलने देता है? चाय को निकलने देता है और पत्ती को रोक लेता है। दोनों चीजें अलग अलग हो गई, तो दो चीजों को जो अलग करे उसको क्या बोलेंगे? फिल्टर। सो व्हाट इज दिस सर्किट? दिस इज ए फिल्टर सर्किट। इसने किसको फिल्टर कर दिया? एसी को फिल्टर कर दिया और डीसी को जाने दिया। तो यहां पे हमको जो करंट मिलेगी ये डीसी करंट होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? कैपेसिटर। A capacitor is fitted across. A capacitor is fitted across the line, across the output, across coming supply from रेक्टिफायर। रेक्टिफायर से जो सप्लाई आती है उसमें हम क्या लगा देते हैं? कैपेसिटर। दिस शॉर्ट सर्किट्स, दिस शॉर्ट सर्किट्स एसी कंपोनेंट। एसी कंपोनेंट क्या होता है? जो वेरी होता है, vary, and it short circuits AC component and do not allow DC component to pass. Do not allow DC component to pass. Therefore, we get DC component, therefore we get DC component across MN. तो MN में हमको क्या मिलेगा? DC component आगे बढ़ के। AC कहां गया? यहीं से शॉर्ट होकर चला गया, ठीक है। तो इस तरह से हमको यहां पर DC मिलती है। अब इसमें एक छोटी सी चीज और है कि ये फिल्टर एक्शन होता कैसे है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये ऐसा कैसे बन गया। तो ये चीज तो हम समझ गए कि एसी पास हो गई, डीसी इधर चली गई, पर एक्चुअली कैसे होता है? यहां से ये वोल्टेज इसके अक्रॉस आती है। एक कैपेसिटर के अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो वो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, इसमें चार्ज आना शुरू करेगा। हमको मालूम है चार्ज कैसे आता है? C इंटू V। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस आया तो चार्ज करेगा, इसमें चार्ज बढ़ता जाएगा और इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़कर कितना हो जाएगा? V। ये अच्छा, मान लीजिए एग्जांपल के लिए V की वैल्यू 10 वोल्ट है, तो इसका 10 वोल्ट आ गया। उसके बाद ये वोल्टेज लगातार चेंज हो रही है। जब ये वाला टाइम है तो वोल्टेज कितना है? 10। ये पूरा चार्ज हो गया, इसका वोल्टेज भी 10 बन गया। उसके बाद ये वोल्टेज क्या हो गया? 0। जब ये वोल्टेज इस टाइम पे 0 हो जाता है, इधर से कोई वोल्टेज नहीं आता, तो ये क्या बना हुआ है? प्लस, और ये क्या बना हुआ है? माइनस। तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होता है और इसके डिस्चार्ज होने का रास्ता ये है, प्लस से चलेगा और माइनस पे आना शुरू कर देगा। ओके, वोल्टेज कितना है? 10। तो ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस? 10। और करंट ऐसी फ्लो होनी शुरू होती है। करंट फ्लो होनी शुरू होती है तो चार्ज खत्म होना शुरू होता है। जब चार्ज खत्म होना शुरू होता है, वोल्टेज डाउन होनी शुरू होती है। तो ये 10 वोल्ट से कहां पहुंचता है? 9.9। फिर 9.9 से 9.8, 9.7, टाइम बीतते जा रहा है। तो ये पहुंचा 10, 9.9, 9.8, 9.7, इतना टाइम बीत गया। अगर इतना टाइम बीत गया तो पीछे से जो सप्लाई आ रही है उसकी वोल्टेज फिर कितनी आ जाती है? 10।
पीछे से सप्लाई कैसे आ रही है 10 0 10 0 10 0। तो जब तक ये 9.7 तक पहुंचता है पीछे से फिर कितनी सप्लाई आ गई 10। तो ये 10 सप्लाई फिर इसकी वोल्टेज को कितना बना देती है 10। इसको और चार्ज देती है, जो चार्ज इसका लॉस हो गया उतना चार्ज इसको देती है, फिर से इसका वोल्टेज क्या हो गया 10। ओके, उसके बाद ये 10 तो रुकता नहीं है, ये फिर कितना हो जाता है 0। जब ये 0 हो गया तो ये इसका 10 वोल्ट यहां कनेक्ट है, ये यहां से चार्ज ऐसा फ्लो होना शुरू होता है और ये 10 फिर उतरना शुरू करता है। चार्ज फ्लो होता है, करंट फ्लो होती है, वोल्टेज डाउन होती है और 9.8 9.7 फिर थोड़ा सा टाइम बीता, ये कितना टाइम बीता, फिर पीछे से कितनी वोल्टेज आ गई 10। तो फिर इसका वोल्टेज कितना हो गया 10। तो हम क्या देखते हैं कि इसका वोल्टेज कभी 0 पहुंचता ही नहीं। ये 10 से उतर के थोड़ा सा टाइम लेता है, कैपेसिटर का डिस्चार्ज होने का टाइम, उसका टाइम कांस्टेंट के अनुसार वो टाइम लेता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा देर इसको लगेगी। तो हम रेजिस्टेंस यहां पे हैवी रेजिस्टेंस रखते हैं, इसको टाइम ज्यादा लगेगा। अगर यहां से यहां आने में इसको मान लीजिए 1 मिली सेकेंड लगता है, तो इसको डिस्चार्ज होने में हम ऐसा सेटिंग करते हैं कि 10 मिली सेकेंड लगेंगे। तो 1 मिली सेकेंड में 10 से उतर के कहां तक आता है वो 9.5 तक आएगा, तब तक फिर से सप्लाई कितनी आ जाएगी 10। ये उसी तरह से है जिस तरह से हम अपनी छत पे एक ओवरहेड टैंक रखते हैं। ओवरहेड टैंक से पानी हमारे नीचे बाथरूम में आता है और वो टैंक का पानी ऐसा उतरते जाता है। अगर पूरा उतर जाएगा तो पानी बंद हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सुबह शाम कारपोरेशन से पानी आता है, उसका लेवल भर जाता है, फिर हम 4 घंटा यूज करते हैं, थोड़ा उतरता है, फिर पानी आता है, फिर भर जाता है। तो पानी का लेवल ऐसा ही चलता रहता है और हमको इतना प्रेशर मिलता रहता है लगातार। वही चीज यहां पर भी होती है कि ये यहां पर चार्ज इसमें फुल हो जाता है फुल वोल्टेज से, और जब 0 वोल्ट होती है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज बन गया है वो वोल्टेज इसको मिलता रहता है। तो यहां पर वोल्टेज इसको हमेशा 10 से 9.7 ऐसा 10 9.7 फिर 10 फिर 9.7 फिर 10 9.7 ऐसा, इस तरह से ये इसको वोल्टेज मिलता रहता है। एंड दिस इज ऑलमोस्ट ए स्ट्रेट लाइन। ये स्टडी होगी। तो अब ये क्या बन गए डीसी, यूनिडायरेक्शनल भी है और इसकी वैल्यू भी सेम है। सो दिस इज नाउ डीसी। ठीक है, अगर आपको अभी भी ये पसंद नहीं आ रही है तो हमारे पास एक और इसका इलाज है। क्या इलाज है? पिछली क्लास में आपने पढ़ा है यस, ये जो छोटे छोटे रिपल्स आ रहे हैं ये कहलाती है रिपल डीसी। ये रिपल्स है, ये वेव्स है, वेव बड़ी बड़ी होती है, रिपल छोटे छोटे। तो ये रिपल डीसी को हम एकदम स्टेडी बनाना चाहते हैं। तो यहां पर अब हम इसमें कौन सा सर्किट लगा देंगे, ये कौन सा डायोड है? जीनर डायोड। ओके, तो जीनर डायोड से जब ये ऐसा आगे जाएगा, अब इसकी वोल्टेज कैसी होगी? दिस विल बी ओनली वन फिक्स वैल्यू वोल्टेज। अगर ये जीनर डायोड 7 का है तो इसकी वोल्टेज पक्की 7 होगी और ये वोल्टेज एकदम 7 ही होगी, कोई रिपल इसमें नहीं रहेगा। ये हमारा लास्ट आउटपुट होता है जो कि स्टेडी भी होता है, कांस्टेंट भी होता है और यूनिडायरेक्शनल भी होता है। सो दिस इज हाउ वी रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ एसी। जो ऐसी थी ये ऐसी बन गई। ठीक है, सो दिस इज फिल्टर पार्ट ऑफ रेक्टिफाई।